वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। और आज हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री। आज से हम केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। और केमिस्ट्री में हम सबसे पहले केमिस्ट्री की वेरी बेसिक्स, मतलब बहुत बेसिक चीज़ें जानते हैं। यानी केमिस्ट्री की बहुत फंडामेंटल चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हम अपने आसपास जो भी ये मैटर देखते हैं, जैसे आप कोई भी चीज़ें देख लीजिए, सीमेंट देख लीजिए, दूध देख लीजिए, पनीर देख लीजिए, मतलब पेड़ पौधे, उनकी लकड़ी, ये सब। तो जो भी हमारे आसपास मैटर या सबस्टेंस हैं वो जनरली मॉलिक्यूल से बने होते हैं। जो मैटर है वो मॉलिक्यूल से बने होते हैं। तो ऐसे निशान बनाते हैं ताकि मॉलिक्यूल से मैटर बना। कई डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स भी कंबाइंड होकर मैटर बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं वो एटम से बनते हैं। कई एटम्स बॉन्डिंग करते हैं आपस में बॉन्डिंग करते हैं, मतलब आपस में जुड़ते हैं। और ये जो बॉन्डिंग वो डिफरेंट नेचर की होती है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और ये जो एटम्स होते हैं, एटम्स वो किसी एलिमेंट की आइडेंटिटी होती है। जैसे कैल्शियम, तो कैल्शियम का एटम। ठीक है, एटम्स बहुत से पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। जो एटम है वो बहुत से पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। उनमें तीन का हम हमेशा ध्यान रखते हैं। एक है इलेक्ट्रॉन्स, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। ठीक, एटम कुछ इस तरह का होता है। एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जिसको नाभिक बोलते हैं। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसको नाभिक बोलते हैं। वहाँ प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन को P और न्यूट्रॉन को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। और इलेक्ट्रॉन को स्मॉल e से रिप्रेजेंट करते हैं। लगभग सारे एटम का जो मास होता है वो इसी न्यूक्लियस में होता है। लगभग सारे एटम का मास इसी न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाएं होती हैं या सेल्स होते हैं। उनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन, ये जो आप सेल्स, इनको बोलते हैं सेल्स, जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और सेल के अंदर भी सबसेल या ऑर्बिटल्स होते हैं। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, बताएंगे सब कुछ। तो आप अभी जनरली समझिए कि न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है, इसमें एटम का लगभग सारा मास होता है। और न्यूक्लियस के बाहर कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स होते हैं जिनको बोलते हैं सेल्स बोल लो या ऑर्बिट्स बोल लो। कुछ निश्चित सेल्स या ऑर्बिट होते हैं, निश्चित, फिक्स्ड, क्वांटिटाइज्ड एकदम। बाकी और भी सेल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। वो सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो कुछ निश्चित ऑर्बिट्स या सेल होते हैं। इन सेल को आप एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हो।
या कह सकते हो कि कुछ एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं कह सकते हो, ये जो न्यूक्लियस होता है। चलो अच्छा हम आगे आते हैं, अभी थोड़ा अभी और बेसिक बताते हैं, बहुत जल्दी आगे नहीं बढ़ते हैं। न्यूक्लियस के बाहर कुछ सेल्स या ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास वो होता है 9.1 10⁻³ किलोग्राम। नियरली ले रहे हैं हम डाटा, एग्जैक्ट डाटा बहुत लंबा होगा, नियरली इतने से अपना काम चल जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। क्या चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है, और वो होता है -1.6 10⁻⁻19 कूलॉम। और इस चार्ज को शॉर्ट में -e से भी रिप्रेजेंट करते हैं। निगेटिव और e मीन्स, स्मॉल e मीन्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और स्मॉल e से इलेक्ट्रॉन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.672 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। यानी ये इलेक्ट्रॉन से बहुत भारी होता है। इलेक्ट्रॉन से ये 1836 टाइम इसका मास ज़्यादा होता है। यानी प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा होता है। ये प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज जो होता है, और इस पर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है लेकिन पॉजिटिव होता है, यानी +e आप लिख सकते हैं। अब आते हैं हम तीसरा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर देखते हैं क्या होता है। तो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इस पर चार्ज 0 होता है। क्यों? यानी चार्ज नेट 0 होता है। इसका जो मास है न्यूट्रॉन का वो होता है इलेक्ट्रॉन के मास से लगभग 1839 टाइम्स ज़्यादा। यानी मास ऑफ द न्यूट्रॉन और मास ऑफ द प्रोटॉन, यहाँ P लिखना चाहिए था। मास ऑफ द प्रोटॉन और मास ऑफ द न्यूट्रॉन नियरली इक्वल होते हैं, लेकिन मास ऑफ द न्यूट्रॉन प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और अगर आप इसको किलोग्राम में लिखें तो 1675 लिख सकते हैं। यहाँ हमने 1672 बस यहाँ 5 बहुत स्लाइटली होता है ज़्यादा, -27 किलोग्राम। लेकिन जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन से इसका मास बहुत ज़्यादा है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पार्टिकल न्यूक्लियस में होते हैं। एटम के न्यूक्लियस यानी एटम के नाभिक में होते हैं। तो ये जो पूरा जो न्यूक्लियस है, इसमें केवल न्यूक्लियस में बता रहे हैं, न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन पर तो चार्ज हमारा 0 है, प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव है, यानी ओवरऑल न्यूक्लियस पे चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कितना होगा? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं, जैसे मान लो प्रोटॉन के नंबर Np, P मीन्स प्रोटॉन और ये N, उसमें आप ये +e से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल इतना चार्ज होगा कूलॉम में। वेयर e की वैल्यू आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। तो न्यूक्लियस पर चार्ज केवल प्रोटॉन के चलते होता है। तो पूरा जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन उसके बाहर होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से न्यूक्लियस से बंधे रहते हैं, बिकॉज न्यूक्लियस पर चार्ज पॉजिटिव है ड्यू टू द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन्स। ठीक है, ये हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो ये न्यूक्लियस से जो बंधे रहते हैं,
ये मोशन भी करते हैं, ठीक है, सर्कुलर मोशन आप कह सकते हो, और हम इनको आगे स्टडी करेंगे। चलें आगे, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अभी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा बेसिक। आगे आते हैं। एक एटम, अभी हम एटम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ये एक एटम है। तो एक एटम जिसमें न्यूट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। एक एटम जो होता है, एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल, ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम पर कोई चार्ज नहीं होता। एक एटम लिया जाए किसी भी एलिमेंट का, जैसे कार्बन का एटम लिया, नाइट्रोजन का एटम लिया, ऑक्सीजन का एटम लिया, जो एटम है किसी एलिमेंट का, कोई भी एटम, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, उसका चार्ज होता है 0, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो इसका मतलब इसका चार्ज कैसे 0 हो जाएगा? आप दिमाग लगाओ। इसका चार्ज, किसी एटम का चार्ज आखिर कैसे 0 हो जाएगा? न्यूट्रॉन के चलते चार्ज है नहीं, प्रोटॉन के चलते पॉजिटिव चार्ज है, तो यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनके चलते जो निगेटिव चार्ज है वो प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल हो जाना चाहिए। यानी एटम में जितना प्रोटॉन का चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर मिल जाए तभी तो न्यूट्रल होगा, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होता है। तो अगर एटम आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो इसका मतलब प्रोटॉन का चार्ज और जितने भी प्रोटॉन हैं सबका टोटल चार्ज और जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सबका टोटल चार्ज मिला के 0 होना चाहिए। लेकिन हम देखें हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो प्रोटॉन के चार्ज के न्यूमेरिकली इक्वल है, बस केवल नेचर अपोजिट हैं। तो अगर यहाँ पर एटम न्यूट्रल है तो इसका मतलब कि एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होने चाहिए। किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होने चाहिए, तभी तो वो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। एटम जनरली फ्री स्टेट में नहीं रहता है, वो दूसरे एटम से रिएक्शन करके मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। जैसे हम वाटर, पानी जो हम पीते हैं वो तो फ्री है, मॉलिक्यूल फ्री है, लेकिन ये जिन चीज़ों से मिलकर बना है, मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम से मिलकर जो वाटर बना है, उसमें ये जो हाइड्रोजन है और ये जो ऑक्सीजन है, इनके अलग अलग एटम मतलब पाना बड़ा मुश्किल काम है। ये सब फ्री नहीं रहते, ये एटम फ्री नहीं होते, ये जल्दी से कंबाइन करके बॉन्डिंग बना के एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ये मॉलिक्यूल बन गया एटम्स, ये तीनों एटम्स यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बना लिए वाटर का। मॉलिक्यूल में भी मॉलिक्यूल फ्री हो सकता है, जैसे ये ग्लास में भरा वाटर स्टेबल है, यानी कि वो मॉलिक्यूल उसके फ्री हैं, मतलब स्टेबल। लेकिन एक एटम स्टेबल मिल पाना बड़ा मुश्किल है, ये जनरली फ्री नहीं होते। जब कोई एटम, देखो ये जो एटम होते हैं उनमें अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, सारा मास एटम का लगभग इसी में होता है और ये बहुत छोटे साइज में होता है, लगभग 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻15 मीटर, मतलब इस न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है और एटम का जो साइज होता है वो 10⁻⁻10 मीटर। एटम का साइज इतना है, 10⁻⁻10 मीटर रेडियस है ये। तो न्यूक्लियस की रेडियस है 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में होती है, और जो ये एटम की जो रेडियस है, टोटल एटम की रेडियस
यानी सेंटर से मिलाओ तो यहाँ तक, अगर ये इतना बड़ा एटम है तो यहाँ तक, वो होती है 10⁻⁻10 मीटर की रेंज में। यानी कि न्यूक्लियस से जो एटम का साइज है वो लगभग, उसकी रेडियस लगभग 10⁻4 टाइम्स 4 से 5 टाइम्स ज़्यादा है, मतलब लाख गुना ज़्यादा। टोटल जो एटम का जो रेडियस है वो न्यूक्लियस की रेडियस से लगभग लाख गुना ज़्यादा है। यानी बहुत बड़े पूरे एटम के एरिया में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बस अंदर बहुत छोटे वॉल्यूम या बहुत छोटे जगह पर, मतलब एटम के लगभग सारे वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और एटम के अंदर बहुत छोटी जगह में यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसका मतलब पूरा एटम लगभग खोखला है, क्योंकि ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से तो बहुत कम है, 1839 टाइम्स या 1836 टाइम्स। तो यानी सारा मास उस छोटी सी जगह न्यूक्लियस में है। बाकी जो लाख गुना जो बड़ा जो वॉल्यूम है, जिसकी रेडियस लाख गुना बड़ी है, उसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसका मतलब पूरा एटम लगभग खोखला है, बहुत उसमें फ्री स्पेस है। समझ में आया? ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस द्वारा बंधे रहते हैं, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कूलॉम फोर्स है, क्योंकि न्यूक्लियस टोटल होता है पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन होते हैं निगेटिव, तो ये इनसे बंधे रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कूलॉम फोर्स द्वारा, पढ़े हो ना कूलॉम फोर्स, दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स। तो ये निगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, और ये जो सेंटर है यानी ये न्यूक्लियस, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये इनसे बंधे होते हैं। कभी कभी ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाकर भाग जाते हैं, छूट जाते हैं, इस बंधन से छूट जाते हैं। किसी एटम के इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाकर बंधन से भाग जाते हैं यानी छूट जाते हैं। तो जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, जब एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो फिर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहता, वो उसको बोलते हैं आयन। यही बताते हैं। किसी एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन या कई इलेक्ट्रॉन भाग गए, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर एटम से भाग गए तो वो बन जाएगा आयन, उसको बोलते हैं आयन। लेकिन वो एक निगेटिव आयन पॉजिटिव आयन बनेगा। क्यों? क्योंकि शुरू में एटम तो हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, उसमें चार्ज ऑफ द प्रोटॉन और चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इक्वल अमाउंट में थे। अब इलेक्ट्रॉन कोई भाग गया तो उसमें चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव वाला ज़्यादा हो जाएगा, तो वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा। कोई एटम जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उससे अगर एक इलेक्ट्रॉन या कई इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, बंधे हैं न्यूक्लियस से सारे इलेक्ट्रॉन, अब उनको जितनी एनर्जी मिल जाए कि वो बंधन छोड़ के भाग जाएं, ठीक है, जब तक बंधे हैं एनर्जी मिली भागे, तो वो पॉजिटिव आयन बन जाता है, एटम हमारा पॉजिटिव आयन बन जाता है। और किसी एटम के पास अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए तो एटम पर निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, तो एटम हमारा बन जाएगा हमारा निगेटिव आयन। क्योंकि एटम जो है वो उस पर तो टोटल चार्ज था जीरो, चार्ज था उस पर शुरू में जीरो, उसको इलेक्ट्रॉन उसके चले गए तो उसका निगेटिव चार्ज कम हो गया, पॉजिटिव प्रोटॉन तो वही है, प्रोटॉन निकालने के लिए न्यूक्लियर रिएक्शन चाहिए, वो तो बड़ी बात है, यहाँ हम केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो एटम से इलेक्ट्रॉन चले गए तो बनेगा आयन, और उस आयन पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव आयन। और एटम में इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन आया निगेटिव चार्ज लेकर, तो
बनेगा जो आयन वो होगा निगेटिवली चार्ज, तो उसको बोलते हैं निगेटिव आयन। समझ में आया? तो आई थिंक आपको काफ़ी नॉलेज मिल गया है। अब हम आगे के एपिसोड में आपको थोड़ा आगे ले जाएंगे, ठीक है? ये जो पढ़ाया है इसको बस दिमाग में रखिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नहीं तो एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा।